आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा आपको सबको इल्म है कि 5 के पंच इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत, और उसके साथ साथ ही कुछ मेहमान भी इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं जो उन मौज़ूआत पर बात करते हैं, अपनी आरा अपनी ओपिनियन आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन आज जो मामला है वो एक वायरस की बात करते हैं हम। आज जो एक नया वायरस जिससे भारत के अंदर भी उस वायरस ने दस्तक दी है। अब तक 4 मामलात सामने आए हैं। जहाँ नाजरीन बात हम कर रहे हैं HMPV वायरस के हवाले से, जो चाइना के बाद अब इंडिया के अंदर भी दस्तक दी है। 4 मामले अभी तक सामने हैं। क्या कुछ है, पहले हम वो आपको बताते हैं कि इस वायरस क्या है, कहाँ से मामले सामने आए हैं। उसके साथ साथ ही आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मेहमानों के पास भी जो तिबी माहिरीन हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वायरस के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ये वायरस असल में है क्या और इसके क्या सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, HMPV वायरस अब भारत में भी इसने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तक दी है। आपको बताते चले, गुजरात कर्नाटक के बाद गुजरात के अंदर भी एक मामला सामने आया और उसके साथ साथ ही अब कोलकाता के अंदर भी एक और वायरस यानी कि 4 मामले दर्ज हुए हैं। जहां पहले बेंगलुरु के अंदर 2 मामले सामने आए, उसके बाद ही गुजरात के अंदर भी एक मामला सामने आया और अब माना जाता है कि कोलकाता के अंदर भी एक मामला सामने आया है। यानी कि 4 मामले भारत के अंदर अब सामने आए हैं। आपको बताते चले, पहले बेंगलुरु के अंदर जिसमें से एक 8 माह का बच्चा भी, अब गुजरात के अंदर भी एक 2 माह का बच्चा वो इस वायरस में मुब्तला पाया गया है। उसके साथ साथ ही अब कोलकाता के अंदर भी एक और वायरस ने दस्तक दी, यानी कि 4 मामले अब सामने आए हैं। आपको बताते चले कि HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है। चाइना के अंदर जहां ये तेजी के साथ फैल रहा है, कोविड-19 के बाद चाइना के अंदर जब इस वायरस ने दस्तक दी है तो तेजी के साथ चीन के अंदर ये फैल रहा है। लेकिन अब चीन के बाद अब भारत के अंदर भी इसके 4 मामले सामने आए हैं, जहां 2 बेंगलुरु से, गुजरात से, कोलकाता से, यानी कि 4 मामले सभी जो माना जाता है कि चारों छोटे बच्चे हैं, कम सिन बच्चे, इनमें ये वायरस पाया गया है। आपको बताते चले कि बाज़ाब्ता तौर पर जो पहले बेंगलुरु के अंदर जो मामले सामने आए थे, उससे एक निजी जो लैब है, टेस्टिंग लैब, उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। अगरचे सरकारी अस्पतालों या सरकारी जो टेस्ट लैब है वहां से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन निजी लैब की जानिब से इस हवाले से इस वायरस की तस्दीक हुई है। और HMP वायरस की अगर हम बात करेंगे तो 2001 से ये पहले आया है, जहां पर 2001 के दौरान जहां ये पहले नीदरलैंड के अंदर पाया गया था। और उसके साथ साथ ही अब अगर हम मौजूदा वक्त की बात करेंगे तो चीन के अंदर, उसके बाद ही अब भारत के अंदर भी 4 मामले सामने आए हैं, जहां पर बेंगलुरु के अंदर 2, गुजरात के अंदर 1 और अब कोलकाता के अंदर 1 वायरस सामने आया। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल का कहना है कि HMPV एक 2 माह के बच्चे में पाया गया है और उन्होंने कहा है कि ये बच्चा जो है राजस्थान के डंगरपुर से सरवार के लिए आया था और इस बच्चे में जो सिम्टम्स है वो पाए गए हैं, जिसके बाद ही उन्हें जो तिबी अस्पताल, वहां पर जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वहां काफ़ी निगरानी में रखा गया है। और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत की जानिब से जो डूज एंड डू नॉट्स हैं, यानी कि जो गाइडलाइनें जारी कर दी गई हैं, उस पर काफ़ी कड़ी से उसको मुताबिक आपको चलना होगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा अगर आपको इस वायरस से बचना है। गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, देखते हैं वो कुछ क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। कोविड के टाइम पे भी जो डूज एंड डोंट्स जो दिए गए थे उस हिसाब से ये संक्रमण जो फैलता है तो वो ऐसे छींकने से या हवा से, फिर बहुत सारे हाथ धोना है, किसी के संपर्क में जिसको भी हुआ है तो उससे नहीं आना है, वगैरह वगैरह जो भी है वो हमें उसका पालन करना है, SOPs और जो गाइडलाइन है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, वो राज्य
सरकार की ओर से ये एसओपी भी जारी होगी, शायद आज ही हो जाएगी। इसमें कोई पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहां से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है। और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूर नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। इसमें अभी कोई एडवाइजरी या उसके बारे में कुछ केंद्र सरकार की ओर से बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की हिदायत तो केंद्र सरकार और अपनी जो संस्था है उसने दी है। उस हिसाब से गुजरात सरकार भी काम कर रही है और अन्य राज्य भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ट्रेसिंग का कोई सवाल नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो आरटीपीसीआर के मशीन से वहां पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है कि तो ये थे गुजरात के वजीर सेहत ऋषिकेश पटेल का कहना है कि जी हां, गुजरात के अंदर एक मामला सामने आया जो 2 माह का बच्चा, इस हवाले से उन्होंने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने लेकिन ये भी कहा है कि अगर किसी में इस तरह की अलामात पाई गई तो उन्हें नज़दीकी जो अस्पताल हैं वहां जाकर उन्हें जो एहतियाती तदाबीर है उस पर भी अमल करना और लोगों को इस हवाले से एहतियात करने की भी ज़रूरत है। पहले इस खबर पर हम अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान, इस वायरस के हवाले से अपने डॉक्टर्स के साथ भी बातचीत की है, इस वायरस के हवाले से क्या कुछ उनका कहना है? इस HMPV वायरस यानी कि पहले सुबह जब 2 मामले आए, पहला 1 मामला, अब 2 मामले, और अब माना जाता है कि चौथा मामला भी कलकत्ता के अंदर एक और जो चौथा मामला है, यानी कि 4 मामले अब भारत के अंदर भी जो है वो मजबूत पाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ साहब, जो ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जिसे हम कहते हैं, इसके पहले सुबह कहा गया था कि 2 केसेस जो है इंडिया में डिटेक्ट हुए, इसकी तशखीस हुई है। अब मजीद 2 जो है उसकी भी तशखीस हुई है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यानी कि कुल मिला के अभी तक इंडिया में इस वायरस की जो तादाद है 4 हुई है, जिसकी जो तशखीस हो पाई है। लेकिन इस सिलसिले में चूंकि हमने भी देखा कि गुज़िश्ता कई रोज से जब ये बात सामने निकल के आई कि चाइना के अंदर HMPV वायरस जो है वो पाया गया है, इसकी तशखीस हुई है, तो उसके बाद न सिर्फ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज में, बल्कि इधर कश्मीर वैली में भी लोगों के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई, एक लोग पैनिक सा हुए। और इस सिलसिले में आज हमने डॉक्टर से बात की, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, खासकर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के जो HOD हैं, उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये वायरस बेसिकली है क्या और इसको किस तरह से हमें सीरियस लेना है, लोग पैनिक है और हुकूमत के इकदाम क्या होने चाहिए, क्या हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तैयार है, ऑन तो है कि अगर ये वायरस और बढ़ जाता है तो हम इसको ऑन टाइम जो है टैकल करेंगे, इसको कम्बैट करेंगे। तो इस सिलसिले में पहली बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक कॉमन वायरस है, जिस तरह से हम आमतौर पर देखते हैं कोल्ड, कफ जो हम या फीवर इस विंटर के सीजन में देखते हैं। और इसी तरीके से इस HMPV वायरस में ये कॉमन सिम्टम है कि नजला, जुकाम या खांसी जो है ये एक इसका बेसिक सिम्टम है। जब किसी इमरान, यहाँ मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो है डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नवीद नजीर, जो कि चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के HOD भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये HMPV वायरस क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। आखिरकार भारत के अंदर भी 4 मामले अब दर्ज हुए हैं। अब चीन के बाद ही भारत के अंदर भी इस वायरस ने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तक दी है और जो मामले सामने आए हैं वो 4 बच्चे हैं, यानी कि कमसिन बच्चे, जिनमें से एक 2 माह का बच्चा भी शामिल है। आखिर ये HMPV वायरस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले जानना चाहेंगे कि ये वायरस असल में है क्या। देखिए, ये वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है। जब कोविड हमारे पास आया था तो एक अलार्म सा डिक्लेयर हो गया था, क्योंकि वो नया वायरस था, हमें पता नहीं था कि वो कैसे बिहेव करेगा, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा या क्या क्या उसकी लॉन्ग टर्म
कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। लेकिन ये वाला जो वायरस है HMPV वायरस, ये ऑलरेडी नोन एक वायरस है जो सदियों से हमारे पास रहा है और यूजुअली ये माइल्ड सिम्टम्स कॉज कराता है। जैसे विंटर में हम देखते ही हैं कि वैसे जुकाम नजला बहुत कॉमन होता है, स्पेशली जो हमारे जो कोल्ड रीजन्स होते हैं वहां पे आप कोई फैमिली नहीं देखेंगे जहाँ पे किसी को किसी टाइम पे नजला जुकाम ना हो। तो इस वजह से ये भी एक जो कि मोस्ट ऑफ द नजला जुकाम वायरस इस वजह से होता है और ये भी उसी टाइप का एक वायरस है जो नॉर्मली हमें खांसी, जुकाम, नजला या गला खराब करता है और यूजुअली एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 5-7 दिन में ऑटोमेटिकली सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं बाय सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इसलिए इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जुकाम चलता ही रहता है, तो लेकिन हाँ एहतियात बरतने की जरूरत है। जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले लेते थे, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीजेस, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें हम अपना सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कफ एटिकेट्स या खांसी ना करना, या इवन जो अगर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको हम आइसोलेट करें। तो ये मेन प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हमने ये हर किसी छाती के अमराज के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स है और अगर हम ये हम अडॉप्ट करें तो आई थिंक जो नॉर्मल वायरल इलनेसेस होती हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो साथ में अगर ये वायरस भी यहाँ पे खुदा न खास्ता आए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में जो है वो माइल्ड डिजीज कॉज करता है। तो हाँ एहतियात बरतने की जरूरत है और हमें चौकस रहने की जरूरत है कि ये इन्फेक्शन ज्यादा न बढ़े दाएं बाएं। डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आएंगे। सलीम गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि SMI अस्पताल से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे, आखिरकार अब भारत के अंदर भी 4 मामले सामने आए हैं, बेंगलुरु के अंदर, गुजरात के अंदर और अब कोलकाता के अंदर भी एक मामला सामने, यानी कि 4, और चाइना के बाद अब भारत के अंदर भी 4, इसमें कमसिन बच्चे। अगर हम सिम्टम्स की बात करेंगे इस वायरस की, तो क्या कुछ हैं इसके सिम्टम्स और किस तरह के एहतियात करने की हमें ज़रूरत है? गौर जी देखिए, ये अभी नया वायरस जो आ रहा है और इसके जो सिम्टम्स हैं अभी तक तो जितना हम लोगों को पता लगा है और जितना वो है देखने को तो नहीं मिला हम लोगों को इस वायरस का वो पेशेंट, बट जनरली खांसी जुकाम है और बुखार है काफी समय से। इसके बाद वेदर इट प्रोग्रेसेस ऑन टू निमोनिया और या नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सिर्फ 3 या 4 केस ही सामने आए हैं जी, और वो भी अभी आए हैं और सबके साथ हिस्ट्री भी ये है कि इनमें से कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई चाइना से रिलेशन हुआ हो। कहीं ना कहीं से ट्रांसमिशन हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी पॉसिबल है कि जो हिडन ट्रांसमिशन होता है वो हुआ हो और जो कि इसमें पता लग रहा हो। डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे, क्या कोविड-19 की तरह भी इसके कुछ स्ट्रेन्स होंगे अलग अलग से, या कि ये सिर्फ एक ही है यानी कि HMPV जिस नाम से इसे हम जाना जाते हैं, या कि इसके अलग अलग कुछ स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं? देखिए अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि अगर हम ये कहें कि ये इसकी तरह कोविड की तरह है, क्योंकि कोविड और इसमें जो फर्क ये लग रहा है कि जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन चाइना से आई है, और चाइना बड़ी ओपेक कंट्री है ऑफ कोर्स, कि वो लोग कहते हैं कि ये दिस इज समथिंग कि इसमें मोर्टेलिटी कम है, बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, मतलब खांसी जुकाम की तरह होता है, इन्फ्लुएंजा की तरह ये होता है, मतलब जो नॉर्मल फ्लू होता है, नॉट दी वेराइटी ऑफ इन्फ्लुएंजा की वो होती, और फिर ये सेल्फ लिमिटिंग है और ठीक हो जाता है। वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से हॉस्पिटल्स तो काफी स्वैम्ड हैं इन पेशेंट से, बट मोर्टेलिटी की खबर अभी बहुत ज्यादा नहीं आई है। डॉक्टर नवीद नज़ीर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, फीवर होता है, जुकाम होता है या गले में खराश भी होती है, ऐसे में दूसरे फ्लू जो है उनमें भी अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं कि फ्लू होता है, नाक से पानी बहना, और ऐसे में किस तरह पता चलेगा कि ये HMP वायरस है और ये आम दूसरा वो फ्लू है?
देखिए नहीं, देखिए मोस्ट ऑफ दी वायरल इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स और साइंस है वो नियरली होता है सिमिलर या है, कोई भी और ये वायरल इन्फेक्शंस हैं तो इसमें कोई इतनी बात नहीं है। जी। तो एक वो बार जब देते हैं, जैसे हम कोविड के लिए देते थे, तो सस्पिशन उसी होगा तो हम लोग आरटीपीसीआर पता का लगा टेस्ट जो पाएंगे। होता है, उसकी टेस्ट से हम ये साबित कर सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है, ये कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, आरएसवी वायरस है या एचएमपीवी वायरस है। जी। तो थ्रोट स्वैब डायग्नोस्टिक होता है इस चीज को डायग्नोज करने के लिए कि ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, नवीद नज़ीर आपसे जानना चाहेंगे, हम आमतौर पर ये जो देखा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि वायरस मरता नहीं है, ये सोता है, यानी कि कुछ देर के लिए उसके बाद दोबारा से आता है। इस हवाले से डॉक्टर माहिरीन एज ए माहिर डॉक्टर, इस हवाले से क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, वायरस तो कोई भी हो, ये खत्म नहीं होता है। जैसे कोविड का वायरस, एक नया वायरस आया, वो उसने एक लहर, एक वेव सी पैदा की, एक बीमारियों की फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव आई हमारी, तो लेकिन वायरस उसके बाद कभी मरा नहीं। कोविड का वायरस हमारे साथ ही है, ये उम्र तक हमारे साथ ही रहेगा और ओकेजनली इक्का दुक्का डिजीजेस कॉज करता रहेगा, इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इस वजह से इसमें हमें कोई ऐसी सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए इस चीज को, लेकिन हाँ, एहतियाती तदाबीर बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम इंटर्स में वैसे भी एडवाइस करते हैं लोगों को कि आप एहतियात बरतिए। अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हो तो उसको आप आइसोलेट कीजिए ताकि वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो आउटगोइंग पीपल होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन होता है और फिर उसकी जद में छोटे बच्चे या बुजुर्ग आते हैं या ऐसे लोग आते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इस वजह तो जो नॉर्मल कैरियर्स होते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स होके उसको उनकी प्रॉब्लम जो है वो निकल जाती है। इसलिए हमें जो हम कोविड में हमने सीखा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम वो अपनाएं तो ना कि हम ये वायरस या कोई भी वायरल डिजीज हो वो हम विंटर में उससे निजात पा सकते हैं और जो एक नॉर्मली इन्फेक्शन की चेन बन जाती है उसको हम रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, अब इस वायरस की हम जब बात कर रहे हैं तो ये वायरस जो है एचएमपीवी कैसे फैलता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? अगर कोई इंसान इस वायरस में मुब्तला पाया जाए तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि एक तो ये, और दूसरा कि कैसे इस पर काबू पाया जा सके इस वायरस को लेकर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जैसे हम नॉर्मल वायरल डिजीजेस होती है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है, वो कोविड हो, वो इन्फ्लुएंजा हो, पैरा इन्फ्लुएंजा हो, रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस हो, हर कोई एरोसोल से ही स्प्रेड होता है। यानी कि जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये वायरस हमारे बाहर निकल आता है और वो दूसरे को ट्रांसमिट होता है जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में होता है। या अगर कहीं पे हमने छींका, खांसा, वो वायरस वहां पे गिर गया, कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको दूसरे किसी बंदे ने टच कर लिया और वो टच करने के बाद वो मुंह नाक की तरफ अपना हाथ ले गया तो उस फोमाइट्स की वजह से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स यूजुअली सब वायरल इन्फेक्शंस के सेम होते हैं, तो सिम्टम्स पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल रहता है एक पेशेंट के लिए भी, एक डॉक्टर के लिए भी, कि ये कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम, जुकाम, नाक बहना, फीवर आना, गले में खराश या खांसी आना या पूरे बदन में दर्द, यूजुअली यही सिम्टम्स हर किसी वायरल डिजीज में होते हैं। तो फिर अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बनाने के लिए हम उसको जो टेस्ट हम स्वाब लेते हैं, नेसोफेरिंजियल स्वाब, तो उसका टेस्ट करके ही हम साबित कर सकते हैं कि ये किस वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये कोविड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएसवी है या कोई और वायरस है, उसको डायग्नोज करने के लिए। डॉक्टर सलील गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, वायरस में हमने अभी तक जो 4 मामले भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कमसिन बच्चे, यानी कि इनमें कम उम्र के बच्चे इसमें पाए गए हैं। इसमें क्या कोई कैटेगरी रहती है, ये उन जिनमें इम्यूनिटी कम हो उनको ये ज़्यादा अटैक करता है या कि ये किसी भी इंसान को अफेक्ट कर सकता है? देखिए, हर वायरस का एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है या हर बैक्टीरिया वगैरह का, कि एक जनरली पर्टिकुलर उम्र के लोगों को वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एडल्ट्स को इतनी तरह ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं।
और कई सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि जनरली बच्चों तक ही लिमिटेड रहते हैं या कुछ एडल्ट्स में ही लिमिटेड रहते हैं। जी। तो अभी तक जितने अमूमन हम लोगों को ज़्यादा वो मिले हैं और हिंदुस्तान में ज़्यादा मिले हैं तो वो सब बच्चों में मिले हैं। हालांकि जैसा रिपोर्ट्स वहाँ का लग रहा था चाइना का, तो उसमें बच्चों के अलावा एडल्ट्स का भी लग रहा था कि इन्फेक्शन काफ़ी हो रहा है। नवीद नज़ीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त लोग देख रहे हैं जिनको इस वायरस के बारे में अब पता चला है कि भारत के अंदर भी 4 मामले सामने आए हैं, क्या कोई पैनिक की ज़रूरत है? और अगर ऐसे में किसी शख्स को ये पाया गया है कि इसमें वायरस है, तो ऐसे में क्या कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, या जो मुतलका महकमा सेहत है उनकी जानिब से इस हवाले से अभी तक तो अगरचे कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन ऐसे में हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो हमारे जो है कभी 4 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई अलार्म की जरूरत है। देखिए ये जैसे विंटर में वैसे ही देखते हैं कि नजर जुकाम काम आम चीज होता है, और हम कभी इसका टेस्ट भी नहीं किया करते थे कि डायग्नोज करने के लिए किस वायरस की वजह से ये हुआ है। तो अनटिल एंड अनलेस कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन किसी वायरस के साथ एसोसिएटेड हो और वो सीवियर डिजीज देता हो, तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरल माइल्ड डिजीज कॉज करता है जो सेल्फ लिमिटिंग होती है। 4-5-7 दिन में ऑटोमेटिकली सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो इन्फेक्शन होता है उसको स्प्रेड होने से रोकने की कोशिश करनी रहती है। उसके लिए जो हम नॉर्मल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते थे, या नॉर्मल कफ एटिकेट्स जिसमें खांसी, जो छींक आना तो अपना मुंह नाक को ढक लेना, या अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद हाथ धो लेना, और जो कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट हो उसको आइसोलेट करना। तो अगर हम ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ये ना कि इस वायरस के लिए बल्कि हर किसी वायरस के लिए जो है स्प्रेड होने के लिए, हम ये मेजर्स लेके हम कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसलिए इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वायरस जो है ये बहुत माइल्ड डिजीज कॉज करता है, और हम एहतियाती तदाबीर लेके इसको हम ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ज़रा इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे, ये क्या कम इम्यूनिटी वाले अफराद को मुलविस करता है, उनको अफेक्ट करता है, या कि किसी को भी ये वायरस जो है या कोई भी वायरस इसमें वो उसका असरअंदाज हो सकता है, उस पर मुअस्सर हो सकता है? देखिए वो तो हर किसी वायरस के साथ एसोसिएटेड है। देखिए अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें या इन्फ्लुएंजा वायरसेस की बात करें या कोविड की बात करें, वो हम हमेशा हमने देखा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करता है। तो इस वजह से चूंकि जहाँ चाइना में भी ये केसेस हुए हैं, वहां पे भी जो है ज्यादातर इसने बच्चों को इफेक्ट किया है जो लेस देन 5 इयर्स के एज के थे या बुजुर्ग थे जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर थी। तो ऑब्वियसली ये हर किसी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उनमें ये ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज कर सकता है। डॉक्टर सलील गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, अब हम चाइना की अगर हम बात करेंगे, चाइना के अंदर ये तेजी के साथ फैल रहा है, इतना एडवांस्ड या इतना डेवलपर कंट्री होने के बावजूद भी इस तरह मामले वहां पर बहुत ज्यादा तेजी से सामने आना है, इसकी क्या कुछ वजूहात हो सकती है? देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये तो जब तक पता लगता है कि फैलना है वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसका पूरी तरह से रोकना तभी पॉसिबल होता है जबकि जैसे कि पहले लॉकडाउन लगे थे या आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करें, मास्क का सेवन करें, जो कि अभी ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि जिसमें ये सब चीजें करने की कोई जरूरत है। तो इसलिए इसके बावजूद भी ये जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, मतलब जो जहाँ पे वहाँ पे फैला है। अब हम लोग हैं तो 4 ही इंसिडेंट्स हुए, तो इसलिए वी डू नॉट नो हाउ इट विल प्रोग्रेस, किस प्रकार से आगे जाएगा या किस प्रकार से हम लोगों की एपिडेमिक वो होती है। हालांकि अगर हेल्थ सेक्रेटरी ने बोला है और बाकी ICMR वगैरह ने बोला है कि इट इज नॉट मतलब सिचुएशन वेयर यू रिक्वायर अर्जेंट मेजर्स लाइक दिस, तो आई एम क्वाइट श्योर कि हाँ कितना सीरियस नहीं है। तो लेट अस गो विद देम, बिकॉज काफी रिसर्च और शोध के बाद ही उन्होंने ये चीज बोली होगी।
डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे सलील गर्ग आपसे जानना चाहेंगे, इस वायरस की जहां बात करेंगे या दीगर इस तरह के जो वायरस या फ्लुएंजा या दीगर वायरसेस जो है, ऐसे में हमें आम तौर पर जो प्रिवेंशन है वो क्या है, ताकि लोग जो अभी देख रहे हैं, क्योंकि अब जो मामले सामने आए हैं, अब जो लोग भी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे ताकि वो ज़्यादा पैनिक ना हो? जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं हर बार जब भी टीवी चैनल्स पे हूँ और सब लोगों से बोला है कि जो पर्सनल हाइजीन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको तो हमेशा मेंटेन करें। दूसरी चीज़ है, जब तबीयत खराब हो, बुखार हो या फिर आपको जो है खांसी जुकाम हो, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर्स आर ट्रेंड कि जो है वो इन सब चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को पता लगा के इनका सही वो बता लेते हैं। अगर हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे वो करने लग जाते हैं या जो बाकी लोग बोल रहे हैं, तो इसकी परेशानी ये होती है कि एक तो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं डिजीज को, एक जब जरूरत नहीं होती तब घबराने लग जाते हैं, और एक जब काफी सीरियस हो तब भी हम लोग इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अमरिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स दिल्ली से उनका जो डॉक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमारे साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम इस वायरस की हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, खुदा न खास्ता अगर इस तरह की सिचुएशन यानी कि ये तेज़ी से फैलेगा, खुदा न खास्ता अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या जो हेल्थ सेक्टर है इस हवाले से वो क्या पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए? देखिए, अगर हम कोविड की भी बात करें तो कोविड में इतना एक पैंडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहा होगा जिसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई होगी। तो हमारे अब ऑलरेडी हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी अपग्रेड किए गए थे ड्यूरिंग कोविड, और हमारे पास हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर खुदा ना खास्ता, मुझे तो नहीं लगता है कि उस पर नौबत आएगी, लेकिन हमारा हेल्थ सेक्टर जो है आई थिंक वेल इक्विप्ड है in terms of infrastructure, in terms of facilities, in terms of space. तो मुझे लगता है कि हम we are fully geared up in case of any eventuality, और हमारे पास सब कुछ यहाँ पे जो facilities available होनी चाहिए ऐसे patients के लिए, I think we are well equipped to face any eventuality. और एक चीज़ जानना चाहूँगा डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, क्या इसके लिए कोई ये मौसम होता है जिसमें ये मौसम में ज़्यादा असरअंदाज होता है, इफेक्टिव होता है ये HMPV वायरस? ऑब्वियसली हम जैसे वायरस जो है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा पनपता है, तो वो हम देखते हैं कि ये जो वायरल डिजीज स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती हैं, ये विंटर्स में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो पाते हैं। और इस इनफैक्ट दूसरी चीज़ में ये रहती है कि ट्रांसमिशन विंटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब सिम्टोमेटिक होता है तो खांसता पेशेंट ज़्यादा है, तो खांसता ज़्यादा है ज्यादा होता है। और विंटर्स में हम देखते हैं कि हमारे जो कोल्ड वेदर की वजह से जो कोशिश रहती है कि पूरे फैमिली मेंबर्स एक ही जगह बैठे, और उसमें भी ज्यादा चांस रहता है कि ये वायरस ट्रांसमिट। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वायरल डिजीज यूजुअली हम विंटर्स में ज्यादा पाते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हम कोविड का अगर हम लिहाज से बात करें तो हमने देखा कि कुछ वेव्स हमारी समर टाइम में भी काफी फैली थी। तो इस वजह से जो है विंटर्स ऑब्वियसली ज्यादा रिस्की होते हैं फॉर वायरल डिजीजेस, लेकिन प्रॉब्लम तो किसी भी सीजन में भी आ सकती है। डॉक्टर सलील गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम इस बात कर रहे हैं, क्या इसमें जो बड़े होते हैं या कोई चेस्ट डिजीज में इन्वॉल्व होता है, क्या उसे ज्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन का, इस वायरस का? जी देखिए, जब भी ये वायरस इफेक्ट करेगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो हमेशा वो लोग जिनका लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, जो डायबिटिक्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, जिनको जो है दूसरी बीमारियां हैं समथिंग लाइक कैंसर्स और समबडी हु इज ऑन इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स,
तो इन लोगों के ऊपर ऑब्वियसली जो है जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, और जो बीमारी होती है वो ज़्यादा तेजी से आती है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इन लोगों को ज़्यादा एहतियात भी बरतना चाहिए, और इन लोगों के ऊपर हम लोग ज़्यादा सिवियरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर, अगर कोई शख्स अब इस वायरस या कोई भी इन्फ्लुएंजा किसी भी इस वायरल इन्फेक्शन में आता है, ऐसे में क्या उन्हें कोई एडवाइस करने की ज़रूरत है, कुछ एडवाइस, और साथ ही साथ कोई जो दवाई है, कौन सी दवाई वो बेहतर हो सकती हैं ताकि वो ले सके और इस वायरस से बच सके? ये जानते हैं कि वायरल डिजीज में यूजुअली एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, और सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ये वायरल डिजीजेस सेल्फ लिमिटिंग होती है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्ट हुआ भी है, उसका टेस्ट हुआ है, तो उसका डायग्नोज हुआ है कोई भी वायरल डिजीज, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम उसको आइसोलेट करें ताकि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसको रोक ले। उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट भी हमारे पास कोई एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, हालांकि एक एंटीवायरल एंटीबायोटिक है रिबाविरिन, जो कुछ केसेस में यूज हुआ है फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन चूंकि ये माइल्ड डिजीज है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो सिंपल giving symptomatic treatment in the form of paracetamol या कोई और एंटीबायोटिक जो कि सिम्टम्स को कंट्रोल करे, या खांसी आए या डिकंजेस्टेंट्स, एंटी एलर्जिक्स देके उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, उससे इनके सिम्टम्स में राहत मिल सकती है, और जो बेसिक वायरल इन्फेक्शन है वो 5 से 7 दिन में ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है। इसलिए आइसोलेशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है अगर खुदा न खास्ता कोई इस इन्फेक्शन में मुबतला होता है। डॉक्टर साहब, दोनों से आपसे जानना चाहेंगे, अब जो इस नाजरीन जो हम अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, उन्हें क्या कुछ एडवाइस करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ताकि वो पैनिक भी ना हो और एहतियाती तदाबीर जो है या कुछ गाइडलाइन जो है उन पर वो फॉलो कर सके? जी देखिए, पैनिक तो पहले मैं ये कहूँगा कि पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। हमें एहतियाती तदाबीर लेने हैं। अगर हमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेके कोई पेशेंट आता है, खांसी जुकाम, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, उसका टेस्ट करें ये डायग्नोस करने के लिए कि उसको किस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, और उसको आइसोलेट करें। आइसोलेशन ही प्राइमरी जो है वो मेजर हो सकता है हमारे पास, जिसको हम इन्फेक्शन प्रिवेंट करने से, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही पेशेंट जो इस कोई भी वायरल इन्फेक्शन से मुबतला होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो उस इन्फेक्शन से ही उसको निजात दिला सकता है सिम्टम से, और बाकी जो इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 5 to 7 डेज में खत्म हो जाएगा। अब आखिर पर हम डॉक्टर अमरिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली अमेजन से जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात अब HMPV वायरस की करते हैं। HMPV वायरस के 4 मामला तो सामने आए हैं, डॉक्टर साहब ने भी अपनी अपनी बात रखी है। आपसे जानना चाहेंगे इस वायरस के बारे में। ये वायरस तो कहा गया है कि फिलहाल तो कोई खतरे की बात नहीं है, खतरनाक नहीं है, परहेज करने की ज़रूरत है, एहतियाती तदाबीर जो भी गाइडलाइंस होगी उन पर अमल करने की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहेंगे इस वायरस के बारे में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बोला। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है, और एक ये नॉर्मल जैसे एक रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, RSV वायरस, कोरोना वायरस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो ये 3-4 जो कटी वैरायटीज हैं, दैट इज जो प्रेवलेंट है अभी चाइना में, जो जिसको अभी आउटब्रेक हम नहीं कह सकते, बट हाँ यस, जैसे उनका जब भी विंटर सीजन आता है तो ये वायरसेस प्रेवलेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये अभी भारत में इतना ज्यादा इसका प्रकोप अभी कुछ नहीं आया, पर हाँ इसमें एडवाइजरी जारी कर दी है हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी, और बेंगलुरु में भी 2 जो केसेस दिए हैं, उधर भी कर्नाटका में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हाँ, हमारे को प्रिकॉशंस बरतने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जैसे मास्क यूज करना, अगर किसी को कफ, सोर थ्रोट, माइल्जिया, राइनाइटिस, जहाँ माइल्जिया, जहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो आपको इसको कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम ना समझे, हाँ
उसको अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जहाँ वीजिंग या सीटी बज रही है, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें अगर हो सके तो जो 5 साल से कम बच्चे हैं और 70 साल से ऊपर बच्चे हैं जो ओल्ड हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं और जो ऑलरेडी जिनको लंग इन्फेक्शन पहले रह चुकी है, कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, कोई उसको कोई पहले लंग में कोई ऑलरेडी कोई क्रोनिक स्मोकर है या कोई इसको कोई हार्ट की एलिमेंट है, तो उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो ये संक्रमण ज्यादा करेगा आपको ये वायरस। तो इसका सिंपल चीज हमको देखने की जरूरत ये है कि हमको एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन यही है, मास्क लगा कर रखो, प्रिकॉशन बरतो, आप अपना आलात वाला स्वाप रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आइसोलेट हो जाओ, 1 2 3 4 5 दिन के लिए घर पे रह सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाओ कि जिसमें और आप लोगों को फैला कर सकते हो, फैला ना हो। तो ये चीज आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, अक्सर हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रैवल हिस्ट्री या किसी को अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो शायद ये एक जगह से शायद जो चाइना के अंदर है, लेकिन जो अभी 4 जो केसेस सामने आए हैं, 4 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि इंडिया के बाहर से उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री। ऐसे में तो, जी बोलो। इसी पे जानना चाहूंगा, ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी क्या ये इंडियन बॉर्न वायरस है या कि फिर यही इसे नाम देंगे HMPV वायरस? जज की मैं आपको इसका संक्षेप में बताता हूँ कि 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में वायरस पाया गया। बिल्कुल, ठीक है। जब भी विंटर मौसम आता है तो उस टाइम सर्दी का मौसम होता है, तो उस टाइम ये वायरसेस प्रेवलेंट हो जाते हैं, खासकर चाइना में, जापान में, मलेशिया में और कुछ एरियाज में, भारत में भी। तो ये 2001 से प्रेवलेंट है। ट्रैवल हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट हाँ, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री चाइना में है आउटब्रेक, इसलिए हम उसके साथ जोड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ही एसोसिएटेड है। हाँ, अगर आज भी देखो ये क्योंकि उधर चाइना में चल रहा था तो हमने टेस्ट कर लिया बेंगलुरु में, जैसे 2 बच्चों, एक 8 महीने का बच्चा और 3 महीने का बच्चा पॉजिटिव आया। तो ऐसे और भी लोगों में अगर टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आ सकता है, बट तब तक ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता जब तक ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनको इन्फेक्ट नहीं करता, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, जब वीजिंग या सीटी बजती है, तो उस टाइम तक आपको एहतियात बरत सकते हो, घर पे रह सकते हो। बट जब ये सिम्टम आए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आए, वीजिंग आए, राइनाइटिस आए, तो उस टाइम आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। यानी कि ये माना जाए जो सिम्टम्स जिस सिम्टम्स की आप बात कर रहे हैं, अगर ये सिम्टम्स पाए गए तो तुरंत उन्हें फिर अस्पताल या टेस्ट करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, बहुत ही बिल्कुल सही। देखो, जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, जहाँ वीजिंग, जहाँ ऐसे कोई सिम्टम्स आए, तो उस टाइम आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा और इसको जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो और आइसोलेशन में रखा जाएगा, और जो हाइड्रेशन मेंटेन करने पे, जो मतलब नॉर्मल एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन पाई नहीं गई, कोई एंटीवायरल अभी बना नहीं इसका, तो उसके लिए तब तक, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 से 7-8 दिन तक चलता है, उसके बाद ये खुद रिकवरी फेज में आ जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइजरी होगी, क्या कुछ एडवाइस होगी, क्या कुछ मशवरा होगा? एडवाइजरी बहुत ही सिंपल है। 5 साल के कम बच्चे, 70 साल से या 70-65 से ऊपर अडल्ट, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिनको ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास या किसी तरह कोई कैंसर है, जो इम्यूनिटी जिनकी ऑलरेडी कम है और जिनको ऑलरेडी कोई लंग की पहले डिजीज हो चुकी है, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, जहाँ किसी को हार्ट की एलिमेंट पहले है हो चुकी है, तो उनको एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। उनको अगर ये सिम्टम आते हैं, उनको अगर ये सिम्टम आए, मतलब कफ आया, राइनाइटिस आया, वीजिंग आई, और जहाँ उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आई, तो उस टाइम पे उनको उसी वक्त डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत आवश्यकता है, और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और उनको जो प्रिकॉशंस बरतनी है, खासकर वो जिनको ऑलरेडी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुकी है, उनके इर्द गिर्द ना जाएं, अपने आप को अवॉइड करें, बाहर विंटर में बाहर जाने में अवॉइड करें, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाने में अवॉइड करें, अगर जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं,
और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करें और बार बार हाथ धोएं, मतलब ये प्रिकॉशंस आपको बरतनी पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरिंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली एम्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद नज़ीर, चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर HOD, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ डॉक्टर सलील गर्ग, SMI अस्पताल, आपका भी बहुत बहुत, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया HMPV वायरस के हवाले से बात करने के लिए। आज नाजरीन को बताते चले कि 4 जो मामले सामने आए हैं, फिलहाल आप सबको इस पर फिलहाल जो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब का मानना है कि फ़िलहाल इस हवाले से कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं। आपको इस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, नाक से यानी कि पानी बहना, ज़ुकाम, गले में खराश आना, तो ऐसे में एक तो आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, यानी कि हाथ साफ करना है, मास्क का इस्तेमाल करना, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको नहीं जाना होगा, और उसके साथ साथ ही डॉक्टर को भी कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब की जानिब से अगर हम बात करें, जो उन्होंने कहा है कि बच्चों को ख़ास तौर पर इस मौसम में, यानी कि विंटर के इस मौसम में ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो 60 या 65 साल के ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो चेस्ट डिजीज़ में मुब्तला अफराद हैं, उन्हें भी ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। तो नाज़रीन, फ़िलहाल 5 के 5 इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।